नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 18वीं संसद का पहले सत्र का पहला दिन था और आज इसकी शुरुआत जो तमाम सांसद थे उन्होंने शपथ लेने के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली और उसके बाद तमाम लोगों ने एक एक करके शपथ ली। ये सिलसिला अभी चलेगा और इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब, जो 7 बार के लगातार सांसद हैं, उनको शपथ दिलाई। लेकिन भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, आपत्ति उठाई। और जब संसद के अंदर बाकायदा शपथ चल रही थी तब विपक्ष के जो सांसद हैं वो संविधान की कॉपी लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है सहयोग करे और अच्छी चर्चा हो सदन में, उस वक्त पूरा विपक्ष ये तैयारी कर रहा था कि किस तरह से संसद सत्र के पहले दिन एक जो है हेडलाइन बनानी है और कैसे संविधान की प्रति लेकर के एक प्रदर्शन करना है। इस सब के बीच जब विपक्ष ये सब कर रहा था और विपक्ष जब संविधान की प्रतियां दिखा रहा था, ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपातकाल इमरजेंसी की याद दिलाई। और यह बड़ा मौजू है, आज आपातकाल की बात करना बहुत प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि कल 25 जून है और 50 साल पहले 25 जून को ही कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था। जब प्रधानमंत्री ने आपातकाल की बात कही तो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अघोषित आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा अभी तो देश में अघोषित आपातकाल है 10 साल से। लेकिन सवाल इसी के बीच ये इंपॉर्टेंट है कि आज जो दो टूक में हम डिबेट करेंगे, यही आज हमारे बहस का मुद्दा है। आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल। और क्योंकि संविधान को लेकर लगातार बात हो रही है, संविधान को लेकर ये चुनाव में भी एक मुद्दा बना, तो आज ये याद दिलाना भी जरूरी है देश को कि आजादी के बाद से लेकर अब तक, संविधान लागू होने के बाद से लेकर अब तक भारत के इतिहास में सिर्फ एक मौका आया है जब संविधान की तमाम जो धाराएं थी वो खत्म कर दी गई थी, जब लोगों के आम अधिकार छीन लिए गए थे। आज जब तानाशाही की बात होती है तो लोगों को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि देश में तानाशाही एक ही बार देखी थी और वो 1975 का दौर था। 1975 में 25 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ना मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। और उस आपातकाल में जो कुछ हुआ वो एक काला अध्याय है। और उस आपातकाल को लेकर जिस तरह से जनता ने संघर्ष किया उस आपातकाल के खिलाफ, वो संघर्ष ही है जो देश में एक बार फिर से किसी को भी तानाशाही लगाने की इजाजत नहीं देता, या यूं कह सकते हैं कि कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि देश की जनता ने उस वक्त जिस तरह से आपातकाल से लड़ाई की थी वो हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ संविधान की दुहाई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों आपातकाल की याद दिलाई, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आज जरा देख लेते हैं जो कुछ हुआ संसद में और संसद के परिसर के अंदर जो कुछ हुआ, जरा उस पर नजर डालिए। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस
संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। 100 बार यही बात बोलेंगे। बात इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपना ऐसा हुकूमत करना चाहते हैं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ चल रहा था संसद में, आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल की लड़ाई, दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के बल्कि समूचा विपक्ष एक बार फिर संविधान की प्रतियां लेकर के संसद में पहुंचा था। चुनाव में लगातार राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान की बात जब होती है तो ये याद रखना चाहिए कि देश में सिर्फ एक बार संविधान को धता बताया गया था, संविधान की चिंदी की गई थी, और अब तक एक बार सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे इतिहास में, उनके इतिहास के प्रियम्बल में सिर्फ एक बार जो है काट छाट करके बदलाव किया गया, और वो बदलाव तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसलिए जब राहुल गांधी भी आज संविधान की प्रति लेकर के दिखा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, कहा कि आपातकाल का क्या। राहुल गांधी के पास एक अवसर था, वो कह सकते थे कि आपातकाल एक काला अध्याय था और कांग्रेस उससे सीख ले चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहीं ना कहीं आपातकाल की जो वो झलक है या आपातकाल की जो यादें हैं, आज भी उस पर चर्चा करना जरूरी है जब देश में संविधान की बात हो रही है, और यह संविधान की बात और कोई नहीं, विपक्ष कर रहा है। जरा इसको देख लेते हैं, फिर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, संविधान के आधार पर देश चलेगा, ये मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान सही में खतरे में था तो कांग्रेस के वक्त था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सही में यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान खतरे में था। तो चलिए, तो आपने जो कुछ हंगामा आज संसद में हुआ, संसद परिसर में, वो मैंने आपको दिखा दिया, सुना दिया, और अब आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
कांग्रेस ने दी संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों आपातकाल की याद दिलाई। इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ आज जो मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ स्टूडियो में कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं कमलाकर त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ रतन शारदा जी जुड़े हैं, लेखक हैं और उन्होंने आपातकाल सहित कई ऐसे समसामयिक विषयों पर पुस्तकें लिखी है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मेरा सवाल वही है जो जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं। कांग्रेस दे संविधान की दुहाई तो आपने आपातकाल की याद दिलाई, क्यों? अशोक जी, संविधान की दुहाई देने वालों ने किस तरह से संविधान का बारंबार चीरहरण किया है, क्या यह याद दिलाना हमारा संवैधानिक दायित्व नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि संविधान का पहला ही संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से सीमित करने के इरादे से किया था? याद होगा आपको, मद्रास क्रॉनिकल और ऑर्गेनाइजर ने उनकी आर्थिक नीतियों की निंदा की। इस आधार पर पहला संविधान संशोधन हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि यह गीत लिख देने पर मजरूह सुल्तानपुर अभिव्यक्ति की आजादी थी, उनको जेल भेज दिया गया था? क्या यह सत्य नहीं है कि नेहरू जी के कार्यकाल में ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गीतों को प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्या यह सत्य नहीं है कि 1975 में पहली बार संविधान के तमाम जो अनुच्छेद हैं उनके तहत नागरिक अधिकारों को निलंबित करने का दुष्कृत्य हुआ था? क्या इस सत्य से कोई इंकार कर सकता है कि पहली बार जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके पति फिरोज गांधी ने 1959 में पहली सरकार नंबूदिरीपाद की सरकार 1957 में केरल में आई, 1959 में जब उन्होंने जो है उस सरकार को गिराया और केरल की विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया, तब इंदिरा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, फिरोज गांधी सांसद थे। उन्होंने कहा था ये हिटलर है इंदिरा गांधी को, हमने उनके लिए ये उपमा का प्रयोग नहीं किया। ये फिरोज गांधी उनके पति ने ही अपनी पत्नी के लिए हिटलर उपमा का पहली बार प्रयोग किया और वो हिटलर बनकर 1975 में उन्होंने संविधान के तमाम अधिकारों को निलंबित कर दिया। और उसके बाद उनकी बहू श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो लेडी मुसोलिनी बन गई और उन्होंने भारतीय संविधान के तमाम अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री पद के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी। और आपको याद होगा, आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, तब आप दूरदर्शन में ही थे, संजय बारू जी ने अपने पुस्तक में इस बात का जिक्र किया हुआ है। जो संजय बारू जो है प्रधानमंत्री के जो है मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तमाम फाइलें पुलक चटर्जी नाम के अधिकारी पहले 10 जनपद यानी श्रीमती सोनिया गांधी के निवास पर ले जाते थे, वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद वो हस्ताक्षर करते थे। इससे बड़ा संविधान की अवमानना क्या हो सकती है? और इस संविधान की अवमानना को तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैबिनेट ने एक बिल पारित किया और उस बिल को राष्ट्रपति के यहाँ जो है भेजा गया हस्ताक्षर करने के लिए। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए, और एक जिसको किसी प्रकार का संवैधानिक दायित्व मंत्रिमंडल के निर्णय को परिवर्तित करने का नहीं था, एक सिर्फ सांसद हुआ करते थे, उन श्रीमान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में आकर उस बिल की प्रतियां फाड़कर फेंक दी और बिल वापस हो गया। इससे बड़ा संवैधानिक हमारी जो प्रतिष्ठा है उसके हनन का कुकृत्य क्या हो सकता है? और आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि 1998 से 2004 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल और 2014 से 2024 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, एक घटना बता दीजिए जहां संविधानेतर निर्णय हुआ हो, जहां संविधान की किसी प्रकार से अवमानना का प्रयास किया गया हो। मैंने 4 घटनाएं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल की, श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल की, श्रीमान राहुल गांधी के हाथों की गई घटना, ये मैंने आपके सामने सप्रमाण दी है। इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसकी पुष्टि करने में आपको कहीं से भी जो है विशेष श्रम करने की आवश्यकता हो। ठीक है,
ठीक है, मैं इसी पर रिएक्शन ले लेता हूं कमलाकर जी का और यहीं से डिबेट को शुरुआत जो है करता हूं। कमलाकर जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं इसमें कोई दौरा नहीं, ये बात सच है। पुलक चटर्जी को फाइल्स जाती थी प्रधानमंत्री कार्यालय की, ये बात खुद प्रधानमंत्री के जो मीडिया सलाहकार थे डॉक्टर संजय बारू ने किताब में लिखा है। ये बात सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल ने जो एक अध्यादेश जो पारित किया था उसको पूरी तरह से राहुल जी ने फाड़ के फेंक दिया था। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो संविधान के इतर हुई, जो संविधान की अवमानना के रूप में जो है प्रेम शुक्ला कह रहे हैं। अब उनका सीधा सवाल है कि 10 साल जो है पहले 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी, अब 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संविधान की अवमानना कहाँ हुई? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अघोषित इमरजेंसी और घोषित इमरजेंसी में अंतर क्या है। मैं उस पर आता हूं, मैं आपातकाल पे आऊंगा सर। नहीं, जब बात हो रही है तो सारी चीजों अभी संविधान का मैं ठीक है, आप अगर आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा था इसलिए मैं चाहता था उस पर रिस्पॉन्ड करके। मैं उस पे भी आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अघोषित और घोषित का अंतर क्या है कि घोषित इमरजेंसीज में जो व्यक्ति या जो सरकार उसको करती है उसकी लायबिलिटी लेती है, और दूसरी चीज एक संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत प्रोवाइडेड पावर्स में जो अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट पे वो ले सकती है। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी है वो पूरी तरह से लोगों के अधिकारों के अतिक्रमण में, दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को अपने चंगुल में रख करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के खिलाफ उनको एक्ट करने में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी तब होती है जब मणिपुर जो है वो जलता रहता है, हम वहां महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और संसद में बयान तक नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी, उसके लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, उसके बावजूद प्रॉपरली वो बयान नहीं देते। जब संविधान इतर कार्य तब होता है जब देश में आदमी जो चाहे मैं करूं, जो मेरी मर्जी वाली स्थिति होती है, जब वन फाइन डे इस देश की इकोनॉमी को गर्त में ढकेल दिया जाता है और नोटबंदी लागू कर दी जाती है बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी पूर्वाभ्यास के नोटबंदी लागू कर दी जाती है। ये तब होता है अघोषित इमरजेंसी जब इस देश में पूरे विश्व में जब कोरोना फैल रहा होता है तो यहां पर नमस्ते ट्रंप किया जा रहा होता है, और उसके बाद वन फाइन डे अचानक जो है वो पूर्ण मतलब फुल लॉकडाउन इंपोज कर दिया जाता है बिना किसी एक्सरसाइज के और बिना विपक्ष को और बिना स्टेट्स को कंसल्ट किए हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये, और जिस तरीके से विभिन्न जो इलेक्टेड सरकारें हैं उनको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, और मुझे अभी भी याद है रंजन गोगोई जी के ऊपर जो आरोप लगे थे और उस पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने अपने ऑब्जर्वेशन में यह लिखा कि वी कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड क्रिएटिंग प्रेशर ऑन सीजीआई। अब आप मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ब्लैकमेल करना चाहेगा और किसके उसके आधार पर जो है वो उस तरह की चीजें होंगी। जब इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी तब होती है जब आप बिना संवैधानिक ढांचे को फॉलो किए हुए आप कहीं भी किसी के खिलाफ पिक एंड चूज करके एक्शंस करने लगते हो, कहीं पे आप बुलडोजर एक्शन करने लगते हो, और कहीं पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हो। एक बात बताइए कमलाकर जी, अभी आपने अघोषित आपातकाल के संदर्भ में मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर की जो बात आपने की उसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि मणिपुर में जो हुआ इस पर चर्चा नहीं, इस पर तो चर्चा हुई, इस पर पहली बात संसद में इसके ऊपर चर्चा हुई। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री ने उस पर कोई बयान नहीं। अभी मेरा सवाल आ जाए, आप कहे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद हो सकता है कि राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन इस पर चर्चा हुई, ठीक है। एक मेरा सवाल है, अभी तमिलनाडु, मेरा आज तमिलनाडु विषय नहीं और मुझे लगता है कि देश को तमिलनाडु पर चर्चा करनी चाहिए। वहाँ 58 लोगों की जानें गई शराब पीने के बाद, जहरीली शराब पीने के बाद, और विधानसभा के अंदर जब ये मुद्दा उठाया गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी रिपोर्टिंग पत्रकारों को कहा
कि इसकी रिपोर्टिंग आप नहीं करेंगे, यानी जो 58 लोगों की जो जान गई जहरीली शराब पीने से, उसकी रिपोर्टिंग तक करने से इनकार कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। ये उसकी रूलिंग है। क्या यह अघोषित आपातकाल है? अशोक भाई, आप भूल रहे हैं प्रधानमंत्री के बड़ा सीधा सवाल है कमलाकर जी। मैं भी तो आपको बता रहा हूं। जी मेरा, अरे आप कमलाकर जी, आपने इतनी सारी सुनिए ना, आपने सुनिए ना, आपने इतनी सारी जो है अघोषित आपातकाल की व्याख्याएं दी, मैंने आपको कहीं नहीं रोका। अब आपने जो व्याख्याएं दी उसी व्याख्या के अनुरूप मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं। क्या तमिलनाडु में नहीं उदाहरण का मैं आप ही के सवाल नहीं सवाल का जवाब कमलाकर जी सवाल का जवाब उदाहरण से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के बाबा कमलाकर जी सुनिए तो सही, सवाल का जवाब उदाहरण नहीं हो सकता। सवाल का क्यों? बिल्कुल सवाल का जवाब सुनिए सर। अरे उदाहरण की सवाल का जवाब ये हो सकता है कि आप कहें कि यह घोषित आपातकाल है या आप कहें नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि वहां पर क्योंकि कांग्रेस और डीएमके की सरकार है इसलिए उनको अधिकार है, तो आप कह दीजिए कि अघोषित आपातकाल नहीं है। आपातकाल ये होता है कि जब प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी के फिर वही बात, गोद लिए हुए गांव की रिपोर्टिंग फिर वही बात अब आप विषय से अब आप विषयांतर हो गए। अब आप विषयांतर नहीं हुए। मैं आपसे सिंपल सी नहीं कमलाकर जी सुनिए, मैं सुनिए मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल अगर समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा पूछ लेता हूं बड़ा सिंपल शब्दों में, कोई मुश्किल नहीं। अरे बड़ा नहीं सवाल नहीं कमलाकर जी, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। अगर अघोषित आपातकाल ऐसा होता है कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं, उसकी चर्चा, हालांकि मणिपुर पर रिपोर्टिंग भी हुई, चर्चा भी हुई, सब कुछ हुआ पूरे मीडिया में। इसी 2 टूक में हमने मणिपुर पर चर्चा की, विपक्ष के नेताओं को बैठाकर चर्चा की। और अभी तो आप तो बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, अशोक यादव जी यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए सर, मेरी बात पूरी हो जाए। अशोक यादव जी यहाँ बैठे हैं, आपके सहयोगी हैं, उन्होंने मेरे शो में 2 टूक में कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिस पर वो आकर चर्चा नहीं की हो। बड़ी खुली चर्चा, उनको पूरा समय मिलता है। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछा, और ये वो मीडिया है जिसको आप लोग कहते हैं कि ये सरकार का भोंपू है, जिसको आप लोग कहते हैं सरकार का पिट्ठू है। यहाँ पर अशोक यादव आते हैं, आप आते हैं, आपने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया अघोषित आपात का। मैं ठीक है, मैंने आपको नहीं रोका, मैं सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूँ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मैंने एक उदाहरण रखा, आपने 50 उदाहरण रखे, मैं उस पर कुछ नहीं बोला, उस पर प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या तमिलनाडु में जहरीली शराब से 58 लोगों की मौत जाने पर विधानसभा अध्यक्ष उसकी रिपोर्टिंग करने से मना कर देते हैं पत्रकारों को, तो यह अघोषित आपातकाल है या घोषित आपातकाल? पत्रकार अगर रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो चीज सामने कैसे आई? आप वो अभी उस पर डिस्कशन कर रहे हैं अशोक जी, आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपके जुबान पे कोई ताले नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में जब पत्रकार ये उठाता है कि गोद लिए हुए गांव में बच्चे मिड डे मील के नाम पे नमक रोटी खा रहे हैं तो उसको मार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। जब एक यूपी के मंत्री के सामने पत्रकार पूछता है कि आपने जो पिछले वादे किए थे वो अभी तक पूरा नहीं किए, तो सबके बीच में उसको अरेस्ट करके जो है कमलाकर जी, अब देखिए कमलाकर जी, दिक्कत पता है क्या है? सुनिए, अब दिक्कत पता है क्या है? मैंने अभी रिसेंटली आज की घटना पूछी। आप इतिहास सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, एक मिनट कमलाकर जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, कमलाकर जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, मैं आप ही की बात पर, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सही ठहरा रहा हूं कि भाई इतिहास की बात क्यों हो, बिल्कुल सही। अभी आपने अघोषित आपातकाल को लेकर अभी आपने तमिलनाडु का सवाल पूछने पर आप चले गए इतिहास में, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है जाने का। अरे सुनिए, फिर वही बात, आप अधीर क्यों हो जाते हैं? आप अधीर क्यों हो जाते हैं सर? कमलाकर जी अधीर क्यों हो जाते हैं? आप इतना अधीर मत होइए, मैं तो सिर्फ एक बात रख रहा हूं, मुझे भी तो बात, अब मेरे भी तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देंगे ना सर आप? पूरा है, तभी तो आप कर रहे हैं। तो फिर मैं आपसे वही था। अब देखिए क्या हुआ ना कि आपने उत्तर प्रदेश की 2 साल 3 साल पुरानी घटना की याद दिला दी क्योंकि आपको सूट करता है, लेकिन आप दोबारा मैं कहूंगा कर्नाटक की, मैं अगर अभी की बात बता दूंगा, अभी एक यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती को कर्नाटक की पुलिस पकड़ने के लिए, उसके घर, अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते कर्नाटक की पुलिस जो है, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की पुलिस भेजी उसको गिरफ्तार करने के लिए, यूट्यूबर पत्रकार को, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछ लिया था।
तो ये अघोषित आपातकाल है, आपातकाल है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बार आपातकाल की राहुल गांधी जी जो है वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर नहीं है ना डीजीपी हैं। ऐसा है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है कौन नहीं है छोड़ दीजिए। वो राहुल गांधी से सवाल पूछता है पत्रकार, उसको चमचा चमची कह दिया जाता है, उसको ये कह दिया जाता है जो कांग्रेस की कवर करने वाली पत्रकार है, जो दिन रात जिसने दिन रात कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा कवर की, उसको कह दिया जाता है बिल्ला लगा कर आओ बीजेपी का। ये सब छोड़ दीजिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आज आपातकाल क्या राहुल गांधी जी ने तो हमेशा ओपन इंटरव्यूज दिए, ओपन लोगों को इनवाइट किया और किसी के गैग करने की कोशिश नहीं की। छोड़िए, मेरी चर्चा सुनिए, मेरी चर्चा राहुल गांधी पर नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू नहीं दिया, अशोक श्रीवास्तव इंटरव्यू मांगता रह गया, और अशोक श्रीवास्तव इस देश का वो पत्रकार है जिन्होंने आज भी कांग्रेस को नेता को बुला रखा है, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष में रहकर अशोक श्रीवास्तव को प्रतिबंधित किया। इसलिए यह मत बताइए कि आपातकाल कैसा होता है, अघोषित आपातकाल कैसा होता है। आज विपक्ष को बुलाकर खुली चर्चा करने वाले पत्रकार का गला काटा जाता है। यह कहा जाता है कि आप बोल नहीं सकते, उसको यह कहा जाता है 4 जून के बाद तुम्हारी नौकरी तुम्हें देख लेंगे। इस तरह की धमकी दी जाती है और आप बात करते हैं। धमकी स्मृति ईरानी जी देती है। अरे छोड़िए सर, अब मैं रतन शारदा जी के पास जा रहा हूं। क्योंकि अब मैं मुझे क्यों प्रतिबंधित किया गया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे क्यों प्रतिबंधित किया गया। मैंने अगर बोला तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। छोड़ दीजिए वो बात, मैं अपने निजी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे क्यों प्रतिबंधित किया गया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि विषय अशोक श्रीवास्तव नहीं है। अशोक श्रीवास्तव जैसे 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित करने के बाद भी कांग्रेस जो है इस देश में चुनाव जीत कर नहीं आ सकी। अगर लगता है कि कोई पत्रकार ये कह देता कि गोदी मीडिया, एक मिनट सर, अगर लगता है अरे सारे दुनिया भर के, अरे जॉर्ज सोरोस से लेकर के दुनिया भर का पैसा लेकर के, जॉर्ज सोरोस से लेकर दुनिया भर के यूट्यूबर न्याय का योद्धा बना के फिर भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। अरे सर, जो महिमा मंदिर, जो जॉर्ज सोरोस का हजारों करोड़ रुपए, देखिए हो क्या रहा है मेरा आज का विषय, मेरा आज का विषय जो है राहुल गांधी नहीं है। मैं राहुल गांधी पे 2 दिन पहले चर्चा कर चुका हूं और उसको यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने कब क्या क्या डेमोक्रेसी को लेकर किया। 2 दिन पहले मैंने उस तानाशाही को लेकर विस्तार से चर्चा की है। अब रुकिए, काहे अधीर हो रहे हैं, अब रुकिए, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। तो 2 दिन पहले राहुल गांधी की तानाशाही को लेकर, और जो कर्नाटक से पुलिस आती है पकड़ने के लिए, अकेले कर्नाटक से नहीं, तेलंगाना से पुलिस भेजी जा रही है पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए, और यह हाल में हो रहा है, अभी हो रहा है, चुनाव के बाद हो रहा है। इस सब का डिटेल आप यूट्यूब, मेरी बात बोलने दीजिए, अब मेरी बात बोलने दीजिए, अब मेरी डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए अगर आपकी अनुमति हो। अगर आप कांग्रेस की तरफ से मुझे सर आप बोले जाएंगे तो मैं डिबेट कैसे, 2 मेहमान मेरे बैठे हैं बोलने के लिए, आप अनुमति सर अनुमति दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए तो मैं डिबेट को आगे बढ़ा लूं। अनुमति है आपकी? देखिए अनुमति है, चलिए मैं रतन शारदा जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाई 1000 बार आपातकाल की बात करते हैं, क्यों करते हैं आप लोग आपातकाल की बात बार बार? आप भी किताब लिखते हैं, क्या जरूरत है आपातकाल की बात करने की? रात गई बात गई, भूल जाइए। जब देश के संविधान का गला घोंटा जाता है, 1.25 लाख लोग जेल में बैठे रहते हैं, जिसमें 30,000 लोग 1.5 साल तक जेल में रहते हैं, वहाँ पर लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोगों के धंधे बर्बाद होते हैं, लोगों की नसबंदियाँ की जाती हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, लोगों की जान चली जाती है जेल के अंदर। राजनाथ सिंह का आपको पता, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ के अंतिम संस्कार में मैं जा नहीं पाया था। उसको कहते हैं इमरजेंसी, उसको कहते हैं फाशिज्म। और उस फाशिज्म के लिए कभी भी कांग्रेस ने माफ़ी नहीं मांगी और उसके बारे में कुछ कहा है। मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी इमरजेंसी का, और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो भी मुझे कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। इसके लिए मुझे ये ना बताएं फाशिज्म क्या होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हिला कर दर्शन कर रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए कि झूठ बोलकर, गली गली में झूठ बोलकर, संविधान खतरे में कह के वोट तो ले लिए,
लेकिन उन्होंने जो अपने फेक वीडियो चलाए उसके बारे में कभी शर्म आनी चाहिए, उसके बजाय फिर कॉन्स्टिट्यूशन लहरा रहे हैं। और एक कौन लहरा रहा है जिसने 41 बार स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया, 41 बार, और जिसमें एक भी बार बीजेपी ने नहीं किया। 1953 में पेप्सू की सरकार को भंग किया, 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी को भंग किया, उसके बाद में इमरजेंसी के आसपास उन्होंने कुछ 11 इमरजेंसी के पहले 11 डिसोल्यूशन किए। इमरजेंसी से वापस आते ही इंदिरा जी ने फिर 10 डिसोल्यूशन किए और फिर 2 डिसोल्यूशन किए। ये इमरजेंसी से आने के बाद, यानी इनके खून में है। 15 बार राजीव गांधी ने किए और दोबारा सत्ता में आने का 2005 से 9 इन्होंने फिर 3 बार असेंबली डिसॉल्व की, क्योंकि इनके खून में फाशिज्म है, इनके खून में इंटॉलरेंस है। इनके लिए कोई सगा नहीं, इनके लिए कोई लोकतंत्र की कीमत नहीं है। सारा वक्त जेल में था और उस समय ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम इसकी बात ना करें। इन्होंने कहा ये गलत हुआ था। आगे सुनिए आप, ये बहुत सारी बातें कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन लेना भी फाशिज्म है। इन्होंने कहा इकोनॉमी डूब गई, इसे सलाह के क्या कभी डिमोनेटाइजेशन सलाह लेकर किया जा सकता है? इंदिरा जी ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था कांग्रेस ने, क्या उसे किसी परमिशन मांगी थी? और उसके बाद आज सारे देश दुनिया के अंदर नंबर 1 इकोनॉमी है, तब तक ये बेकार की बातें करते रहेंगे। इन्होंने कहा लॉकडाउन अचानक किया, लॉकडाउन अचानक नहीं करते, कैसे करते? क्या कोविड बोल के आ रहा था? इन्होंने कहा तालियां बजाई। आपको पता है कि सारे देश, सारी दुनिया में हुआ, लोगों का मनोबल बनाने के लिए। जब अपने अपने घरों में लोग कैद थे, कहीं बाहर जाने की जगह नहीं थी कमरे के बाहर, उस समय लोगों को उत्साहित करने के लिए साइकोलॉजिकल एक ऑपरेशन था जिसको सबने बहुत पसंद किया, सारी दुनिया में हो रहा था। उसका मजाक उड़ाते हैं तो टॉयलेट का मजाक उड़ाते हैं। ये कह रहे गोगोई की बात, गोगोई ने जो इस प्रकार का व्यवहार किया था, अगर इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार होती तो उनको तुरंत निकाल दिया जाता। एएन रॉय को उन्होंने 3 सीनियर जजेस को सुपर सेशन करके उनको बनाया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी की भलामनसात की, इसलिए उनको बनाया गया। आपको पता है 42nd अमेंडमेंट की कहानी क्या है। तो आप तो सुपर सेशन करके जज बनाएंगे और गोगोई को बिना सुपर सेशन किए वही सरकार जिसकी क्रिटिसिज्म हुई वो चीफ जस्टिस बनाती है। तो लोकतांत्रिक कौन हुआ, विरोधी कौन हुआ? यहाँ पर 10 साल से लोग टीवी पर आकर गालियां देते हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि फाशिज्म लगा। आज तक कोई जेल में गया? और कितने जर्नलिस्ट जेल में गए? अभी आपको फिगर देता हूँ। का ये कहते हैं इमरजेंसी हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं देंगे। भाई साहब 106 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, जिसमें से 80 बार कांग्रेस ने बदला। पहला अमेंडमेंट था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर आप अशोक श्रीवास्तव को धमका रहे हैं। 14 स्पोक्सपर्सन को आपने बैन किया अपने यहाँ आने के लिए, और हर मीडिया के मीटिंग में कहते हैं तुम जनसंघ से आए हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये कौन सा राजनीति है? और इसमें देखिए आर्टिकल 356 जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया, उसको केवल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी दुरुपयोग किया कांग्रेस ने। यानी आपको विरोधी चाहिए नहीं, आपके विरोधी लोग नहीं चाहिए। आप बात करते जर्नलिस्ट की, मैं आपको नहीं फिगर देता हूँ। महाराष्ट्र में ये एमवीए सरकार ने अर्णब गोस्वामी से लेकर कई सोशलिस्ट एक्टिविस्ट को जेल में डाला। तमिलनाडु टीएमसी सरकार ने बंगाल के अंदर संतू पान जर्नलिस्ट को मारपीट की, फरवरी 2024 की बात है। पंजाब से दिल्ली आकर तजिंदर बग्गा, कुमार विश्वास, अलका लांबा, इनको पढ़ने की कोशिश की गई। कर्नाटक सरकार के जर्नलिस्टों को पकड़ने के किस्से आपको पता है। दिल्ली में अजीत भारती को कर्नाटक सरकार लेने आती है। जी। केरल के अंदर श्रीराम कैमल, उसको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उसको जेल में डाला जाता है। और आज का केस है तेलंगाना पुलिस का, जो सारा ड्रामा चल रहा है। तो कृपया ये हमें ना सिखाएं कि इमरजेंसी क्या होती है, ये ना हमें बताएं कि फाशिज्म क्या होता है। नहीं, रतन जी मोटामोटी मत करें। रतन जी एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है अशोक जी से एक छोटा सवाल लेकर। मैं ये कह रहा हूँ आज इमरजेंसी की याद क्यों दिलाई जाए? आखिर क्यों आज की संदर्भ में? कल 50 साल पूरे हो रहे उस भयानक रात को, जो 18 महीने सारे भारत पर छाई रही, सारे दहशत में जी रहे थे, कल ही वो दिन है। और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन लहरा रहे हैं, इनको कुछ शर्म ही नहीं इस बात की। और लालू जी क्या बेमोक्रेसी की बात करते हैं? उसकी बेटी की शादी के अंदर जैसे शोरूम से कारें उठाई गई, जी, मित्र है ना, वो जैसे लोगों को उठाया गया वो भी पता है। जिससे एक महिला का किडनैपिंग, रेप हुआ उसी लालू राज में, और गैर कानूनी राज का जो एकदम तांडव चल रहा था, वो लोग हमें बताएंगे? क्या समाजवादी पार्टी वाले बैठे निहत्थे लोगों गोलियां चलाई, वो हमें बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फाशिज्म क्या होता है? ठीक है, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा, वो जरूर बताएंगे अशोक यादव जी क्या होती है डेमोक्रेसी, क्या होता है फासिज्म। लेकिन अशोक यादव जी आऊंगा आपके पास एक छोटा सा ब्रेक लेकर, क्योंकि इस डिबेट में मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ मैं देश को यह भी जानना चाहिए कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, और बल्कि आज़ादी के बाद क्यों, मैं पहले भी जाता हूं, क्या आपको यह मालूम है
कि अंग्रेज़ों के राज में भी जब विदेशी हम पर हुकूमत करते थे, एक आम नागरिक को जीने का अधिकार था। लेकिन 1975 में जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाई, तब अटॉर्नी जनरल ने इंदिरा जी के इशारे पर अदालत के अंदर ये कहा था कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो स्टेट से, यानी सरकार से, कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता कि उसकी मौत क्यों हुई। यानी आम आदमी के से उसका जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। हिंदुस्तान में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब आपका जीने का अधिकार छीना गया, और तब कांग्रेस की सरकार थी। और आज वही कांग्रेस जो है इमरजेंसी की बात करने पर कहती है कि 1000 बार क्यों इसका जिक्र होता है। तो 1000 बार इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, अशोक यादव जी के पास भी आऊँगा, और जो कमलाकर जी ने सवाल उठाए, प्रेम शुक्ला जी, उनका जवाब लेने भी आऊँगा आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस ने संविधान की दुहाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की क्यों याद दिलाई, और सवाल यह भी है आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल, जो कुछ चल रहा है इस पर चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रतन शारदा लेखक हैं। इमरजेंसी पर उन्होंने किताब भी लिखी है। अशोक यादव जी, जब इमरजेंसी की बात चलती है तो ये भी याद आता है कि मुलायम सिंह यादव जी भी थे जिनको 17 महीने तक जेल में डाला गया था, और इसलिए जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी भी आज, कम से कम कल तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी आपातकाल से लड़ने की कसम जरूर खाएगी। ठीक है अशोक जी, जो आप डेट बता रहे हैं इमरजेंसी का, उस डेट को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो सब लोग कह रहे हैं वो घोषित इमरजेंसी थी, वो गलत था। उस चीज को आज कांग्रेस के लोग, न तो उनके एलाई, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो इमरजेंसी सही थी, वो गलत था। आपातकाल लगा था, और आपातकाल में जो भी संवैधानिक संस्थाओं पे जो अंकुश लगा था, वो सारी चीजें हुई थी उस दौर में, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा यादव, अशोक जी एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आज ही राहुल गांधी जी के पास ये मौका था, वो चाहते थे उसके लिए खेद प्रकट कर सकते थे, कह सकते थे गलत हुआ। मुझे याद नहीं कि कांग्रेस ने कभी भी आपातकाल को लेकर माफी मांगी हो। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग भी तो आपातकाल के पीड़ित हैं, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कम से कम खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि भाई ऐसा दोबारा हम नहीं करेंगे सत्ता में जब भी आए तो? देखिए अशोक सर, बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले। जो चीजें पास्ट में हुई, गलत सही जो हुई वो हुई, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सारी नाकामियों को नेहरू जी पे डालेगी, इंदिरा जी पे ऊपर डालेगी, तो इससे देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज जब 26 मई 2014 का वो दिन देश को आज भी याद है,
जब माननीय मोदी जी संसद भवन के सामने नतमस्तक हुए थे, देश को, लोगों को लगा कि ये इतना बड़ा लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिल रहा है। लेकिन देश को नहीं पता था कि यही माननीय मोदी जी देश की संवैधानिक संस्थाओं को इतना रौंदेंगे अपने पैरों तले कि घोषित इमरजेंसी भी शर्म आ जाए। आज जो हालात देश के हैं उसमें जो भी संवैधानिक संस्थाएं अशोक जी संविधान ने बनाई थी, वो सारी संवैधानिक संस्थाएं का उत्तरदायित्व ये था कि किसी भी चुनी हुई सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। उसी चेक एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए संविधान ने संवैधानिक संस्थाओं को बनाया था। लेकिन आज मोदी सत्ता जिस तरह से व्यवहार की 10 सालों में, उससे कहीं ये नहीं लगा कि वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाना चाहती है। क्या देश की अदालतें चेक एंड बैलेंस, क्या देश की अदालतों में चेक एंड बैलेंस नहीं होता क्या? नहीं, देश की अदालतों का क्या इन्होंने सम्मान किया क्या अशोक जी? नहीं, आप देश की अदालतों का इन्होंने सम्मान किया क्या? अदालतों का सम्मान करना, असम्मान करना तो मैं आऊंगा ना। मैं पूछ रहा हूं चेक एंड बैलेंस, आपको लगता है कि आज अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप अदालत जा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है? बिल्कुल है ना? और आपको लगता है, और आपको ये भी लगता होगा अदालत से न्याय मिलेगा? देखिए, अदालत ही इस देश में जो कुछ भी इनके जो थ्रेट्स हैं संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, अदालत ही बचा रही है उस देश के संविधान को। शुक्रिया सर, आपने ये बात, एक मिनट, आपको अपनी बात पूरी करने का मौका दूंगा। शुक्रिया, आपने ये कहा। मैं सिर्फ मेरे दर्शकों को और खासकर युवा पीढ़ी अगर मेरे कार्यक्रम को देख रही होगी तो उनको याद दिला रहा हूं कि उस वक्त देश में अदालतों के पास भी आपको जाने का अधिकार नहीं था। आज तो विपक्ष कह रहा है कि अदालतों पर उन्हें भरोसा है और अदालत वो जा सकते हैं अगर कुछ भी गलत सरकार करेगी। लेकिन वो दौर था आपातकाल का जब अदालत में जाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर सरकार ने आपको जेल में डाल दिया और अगर पुलिस ये नहीं बताएगी कि आपके पिता, आपका पति, आपका बेटा कहां है, किस पुलिस थाने में है, तो आपको अदालत जाकर उसको चैलेंज करने का भी अधिकार नहीं था। ये था आपातकाल, और मुझे लगता है इस आपातकाल को लेकर माफी तो जरूर मांगनी चाहिए। अशोक जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो घोषित आपातकाल है और जो अघोषित, इसमें जैसे घोषित क्या है जो मोदी सरकार जी की है कि अपने आप को घोषित करते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन देश के खोखला करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ाएंगे। ये कहते हैं कि हम गंगा भक्त हैं, लेकिन मां गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। ये कहते हैं हम राम भक्त हैं, लेकिन एक बारिश ने राम भक्ति की सारी पोल खोल के रख दी। जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का जहां रामलला विराजमान वहां तक मंदिर टपक रहा है। बहुत कुछ करते हैं। अरे सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं सर, अगर आप पीआईबी और फैक्ट चेक पे देखेंगे, ये जो अयोध्या वाली खबर है इसका फैक्ट चेक हो चुका है, ये फेक न्यूज है सर। मेरा आपसे निवेदन है कि उसका ऑलरेडी फैक्ट चेक हो चुका है। आप अपडेट नहीं होंगे तो मैं बता रहा हूं, उसका पीआईबी और तमाम। एक मिनट, मैं उन्होंने जिसका जिक्र किया मैंने वो बताया। हाँ, बोलिए। एक चीज मैं भी बताऊं आपको। देखिए, मेरे पास 24 जून 2024 का दैनिक जागरण अखबार है। इसमें लिखा है, हल्की बारिश में ही धंस गया रामपथ, रामनगरी के प्रवेश द्वार पर शहादतगंज से लेकर नया घाट के बीच करोड़ों की लागत से बना रामघाट प्री मानसून बरसात भी नहीं झेल सका। क्या ये भी गलत है? सर मुझे सुनिए, आप नहीं, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए तो सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात सर। अब आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में जो है, अयोध्या को लेकर के बारिश से दीवार धसी, वो लोगों ने ट्वीट किया था, उसका पीआईबी ने भी और उसका तमाम फैक्ट चेकर ने फैक्ट चेक किया, वो खबर झूठी थी। अब मुझे नहीं पता आप जो खबर पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसलिए मैं उसके कंटेक्स्ट में नहीं कह पाऊंगा। लेकिन आज का दैनिक जागरण सर, मुझे नहीं पता, अगर होगा तो ठीक है। का दैनिक जागरण मेरे पास है, ठीक है, तो मैं अखबार भी दिखा सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन आप मुझे वो भेज दीजिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी है। ये एक मिनट, रतन शारदा जी शायद उस पर कमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। जी रतन जी, 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। एक मिनट, इसी कंटेक्स्ट में शायद राम मंदिर ट्रस्ट बना रहा है, सरकार नहीं बना रही, इतना पहले समझ लीजिए बस। ओके, चलिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बना रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से राम नाम की लूट मची अयोध्या में, क्या उस देश को जनता ने नहीं देखा? उस देश की जनता ने देखा कि किस तरह राम मंदिर ट्रस्ट और वहां के जो लैंड स्कैमर्स हैं कुछ जमीनों को सर मुझे लग रहा है विषयांतर हो रहा है। सर मुझे लग रहा है विषयांतर हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब मुलायम सिंह यादव जी 17 महीने जेल में रहे तो आप शायद आपातकाल को लेकर जो सबक है शायद उस पर आप कुछ बोलेंगे। आप अयोध्या पहुंच गए, बाकी जगह पहुंच गए, देशभक्ति। सुनिए अशोक यादव जी, देशभक्ति मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं, मैं किसी को
कोई भी आदमी किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता, बीजेपी हो या आप हो। तो अननेसेसरी मेरे डिबेट में देशभक्ति की बात आप करने लगे। मैं किसी को देशद्रोही नहीं कह रहा हूं, जब तक कि वो नारे नहीं लगाता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब तक कोई नारे नहीं लगाएगा तब तक मैं उसको देशभक्ति मानूंगा। इसलिए आप देशभक्ति की डिबेट में ना जाएं। मुझे लगता है आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं फिर कह रहा हूं उसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हजारों लोगों की जान भी गई थी, और रतन शारदा जी ने अपनी किताब में उसका भी जिक्र किया है कि किस तरह से जेलों में लोगों को यातनाएं दी जाती थी। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी कुछ सवाल जो है अशोक यादव जी ने भी उठाए और कमलाकर जी ने भी कुछ सवाल उठाए, घोषित आपातकाल को लेकर सवाल उठाए। आप रिस्पॉन्ड कीजिए उस पर। अशोक जी, भी आपकी बहस में आदरणीय अशोक यादव जी और आदरणीय कमलाकर त्रिपाठी जी की बातों से यह सिद्ध हुआ कि देखिए इस देश में अदालतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालतें निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है, जो आपातकाल में बिल्कुल नहीं था। ये सिद्ध हुआ कि विधायिकाएं अपना कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। आपातकाल में तमाम प्रतिपक्षी दलों के जो शासित राज्य थे उनको भंग कर दिया गया था, विधानसभा में भंग कर दी गई थी। आपको याद होगा अच्छी तरह से, ना तो 98 से लेकर 2004 में, न 2014 से 2024 के बीच में, न वाजपेयी जी की सरकार ने न मोदी जी की सरकार ने एक भी प्रतिपक्षी राज्य सरकार के विरोध में 356 का दुरुपयोग नहीं किया, एक भी। तो ये सिद्ध हो गया किसी प्रकार का नहीं हुआ। संसद में आप किसी भी प्रकार की चर्चा कर सकते हैं, और मीडिया में अभी आप ही के विमर्श से ये सिद्ध हुआ, न्यूज तो जाने दीजिए, फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं है। ये सिद्ध हो रहा है कि फेक न्यूज है। श्रीमान राहुल गांधी ने मिड डे की ईवीएम को लेकर एक खबर ट्वीट की, फैलाई कि ईवीएम जो है वो किसी प्रकार के ओटीपी से चल रहा है। उस अखबार ने माफी मांग ली कि हमने गलत खबर छपाई प्रकाशित की। उसके बाद भी राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे। राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई हुई? किसी ने मीसा की नोटिस दी, किसी ने डीआईआर की नोटिस दी? नहीं दी। और अब सर ये जो प्रेम जी माफी चाहता हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना, लोग ये कहते हैं कि ये आपकी ये ऐसा नहीं हो सकता, और ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है कि कोई एक के बाद एक फेक न्यूज फैलाते। उधर तो ये होता है कि कोई फेक न्यूज हो ना हो, कर्नाटक से तेलंगाना से पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ आप फेक न्यूज को लेकर आप कार्रवाई नहीं करते। आप लोगों का IT सेल क्या कर रहा है, मंत्रालय क्या कर रहा है, लोग ये सवाल आज उठा रहे हैं। इतने देश में फेक न्यूज फैलाने की अनुमति किसी को कैसे दी जा सकती है? नहीं अशोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। जहां कार्रवाइयां होनी चाहिए वहां भी ढील है, यह सिद्ध हो रहा है। और जहां कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, आप अर्णब गोस्वामी पे कार्रवाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, ममता बनर्जी कार्रवाइयां कर रही थी जो नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 2012 में कार्टून छप गया सोनिया गांधी का, कार्टून छापने वाले की हत्या कर दी गई, नहीं होना चाहिए था। आज की एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, तेलंगाना में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, उसको जख्मी किया गया, उसकी आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। अब ये मणिपुर का जिक्र कर रहे थे श्रीमान कमलाकर त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदरणीय मोदी जी ने मणिपुर की घटना पर संसद में अपना जवाब दिया, विपक्ष उठकर भागा था। अब दूसरी बात, मनोरमा देवी, मनोरमा का नाम संभवतः आपने सुना भी नहीं होगा। 2004 में कांग्रेस के शासनकाल में सुरक्षा बलों ने उसका अपहरण करके, बलात्कार करके नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी। 2004 से 14 तक उसको कोई न्याय नहीं मिला। 2014 में मोदी जी के आने के बाद उस परिवार को कॉम्पेंसेट किया गया और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये अकेला मामला नहीं था। कांग्रेस के शासनकाल में 80 से 2012 के बीच में 1295 लोग, कितने 1295 लोग मनोरमा की तरह ही गायब हो गए, उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें 98 बच्चे शामिल थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2012 में एक PIL आया और उस PIL पर यह पाया गया तो कांग्रेस के कार्यकाल में नृशंसता का जो आलम था, मनोरमा जी को क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितना बयान दिया, जरा संसद का सारा अशोक जी निकलवा के बता दीजिएगा। एक बयान नहीं है, एक नेता नहीं गया है। 1295 हत्याओं पर भी एक बयान नहीं है। प्रेम जी ये मणिपुर पर जब कहते हैं तो ये कितने नृशंस थे,
इसकी मैं 1295 और हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोई जो है इनकी तरह फेक न्यूज नहीं फैला रहा हूं, मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर की प्रति भेज देता हूं कि किस तरह से जो है कांग्रेसी कुकर्म कर रहे थे, प्रेम जी समस्या हत्याएं कर रहे थे, किस तरह से बलात्कार कर रहे थे, प्रेम जी किस तरह से अपहरण कर रहे थे, और उसमें अपहर्ताओं जो विक्टिम्स थे उनको कोई न्याय नहीं था। और इतना ही नहीं अशोक जी, ये इन्होंने अभी एक उदाहरण दिया, बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम लिया, उन पर तो FIR हो गया। मुझे बताइए HKL भगत जो 10,000 सिखों के नरसंहार का जो घटना थी उसमें का एक अभियुक्त, HKL भगत के खिलाफ FIR नहीं हुई, उसको मंत्री बना दिया। तो राजीव गांधी को अगर इस आधार पर सिख नरपिशाच कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं साहब, जरा मुझे बता दीजिए। दिक्कत नहीं प्रेम जी दिक्कत इंडिया अब्रॉड न्यूज सर्विसेज के श्रीमान जो है, मेरी बात पूरी हो जाए अशोक जी फिर आइएगा। अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए इंडिया अब्रॉड न्यूज सर्विसेज के संजय सूरी का स्टेटमेंट कि किस तरह से गुरुद्वारे के सामने इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, उनके नेतृत्व में उन्मादी भीड़ ने कांग्रेसियों की सिखों को जिंदा जलाया, कोई FIR नहीं हुई। सज्जन कुमार पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। जगदीश टाइटलर पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। तो इन पर और तो जाने दीजिए, 10,000 मराठियों का नरसंहार नेहरू जी के कार्यकाल में हो गया, एक FIR नहीं हुआ, एक FIR। तो ये तानाशाह है। ओके, ये तो पोल के साथ इनकी तुलना की जा सकती है। ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, नरमुंड जो है जी था, प्रेम जी खाता था, प्रेम जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि हर पार्टी के पास अपने अपने गिनाने के लिए दूसरी पार्टी की कमजोरियां होती हैं, दूसरी पार्टी के राज में जो अत्याचार, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इन सब चीजों से, ये सब जो इतिहास में जो कुछ हुआ, मुझे लगता है ये सब गिनाने से ज्यादा ये सब सीखने की चीज है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उसको इस तरह की घटनाओं से सीखना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपातकाल का काला अध्याय था ना, उसको भी याद इसलिए करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कहां सीख रहे हैं अशोक जी? सर मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में कहां सीख रहे हैं मुझे बताइए। सर बंगाल में तो छोड़ दीजिए, बंगाल में तो क्या हो रहा है, मैं बंगाल को लेकर के मैं कई बार डिबेट करता हूं और मुझे कई बार लगता है कि बंगाल पर हम कब तक डिबेट करते रहेंगे, वहां पर लोग मरते हैं। अशोक जी इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। सर मैं आ रहा हूँ, नहीं किया जाता, मैं आ रहा हूँ, गलत बयानी की जाती है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ कमलाकर जी, जो एक्सोनरेट करते हैं अमित शाह को, उनको उस जज को जो है वो राज्यपाल बना दिया जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी को एक्सोनरेट करते हैं उनको राजदूत बना दिया जाता है। संविधान की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसमें अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस और लीडर अपोजिशन और वो होना चाहिए, उसको पलट करके जो है वो चीफ जस्टिस को हटा देते हैं। ओके, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं ना, इस तरह की चीजें गिनाने के लिए मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। और मैं सुनिए, मैं इस ब्रेक के बाद आऊंगा और मैं अगले 2-3 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ आपातकाल पे ही बात करना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, गिनाने के लिए उधर भी बहुत कुछ है, गिनाने के लिए इधर भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या आपातकाल नई पीढ़ी को बताकर, और वो सबके लिए अच्छा है। मैं कह रहा हूं अगर जो आपातकाल का दौर था उससे अगर सबक ले लें, कांग्रेस ले ले, बीजेपी ले ले, समाजवादी पार्टी ले ले, वो इस देश के लिए सबके लिए शुभ है। क्योंकि आपातकाल के समय ही संविधान, एक मिनट, जो संविधान है, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान को सिर्फ एक बार धत्ता बताया गया था, एक बार संविधान को चिथड़े करके उड़ा दिया गया था, और वो आपातकाल का दौर था। इसलिए मैं कह रहा हूं उससे अगर हम कुछ सीख ले सकते हैं तो वो सीख ले लेनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद आता हूं मैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात संविधान की भी हो रही है, बात आपातकाल की भी हो रही है, अघोषित आपातकाल की भी हो रही है। कमलाकर जी, क्या आपातकाल से कुछ सीखा जा सकता है? ठीक है, अघोषित आपातकाल से भी सीखा जा सकता है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपातकाल से भी क्या सीखा जा सकता है? कुछ बहुत संक्षेप में, जल्दी से। सारी चीजों से सीखा जा सकता है। इतिहास ने सबको सिखाया है, माननीय मोदी जी को भी सिखाया है। जो स्थितियां उन्होंने की दूसरी पार्टियों को तोड़ करके, उनके लोगों को उन्हीं का सिंबल दिला करके, अपने पावर का मिसयूज करते हुए इलेक्शन कमीशन पे दबाव बना करके, उसका खामियाजा महाराष्ट्र में भुगत लिया इन्होंने। और आज जो देश में स्थितियां हैं, जिस तरीके से सीसी के अपॉइंटमेंट तक में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को दरकिनार करते हुए उसमें से सीजीआई को हटा करके मंत्री को कर लिया जाता है। आशीष मिश्रा टेनी किसानों को कुचल डालते हैं, लेकिन उनके फादर गृह मंत्री बने रहते हैं। ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अशोक यादव जी, चीज ये है जो घोषित आपातकाल चल रहा है अशोक भाई, इसकी ज्यादा जरूरत है लोगों को समझने की। और हिटलर भी सर, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से सर, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे 2 मेहमान हो रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, 2 जल्दी से 30 सेकंड में। अशोक यादव जी, आपातकाल के सबक क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, सबक यही है कि इस देश में कोई भी निरंकुश सत्ता अगर आपातकाल के बारे में सोचेगी या वैसा व्यवहार करेगी, तो इस देश की जनता जिस तरह से मोदी जी को सबक सिखाने का काम किया, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से 3,27,000 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, ये जनता उसको रिजेक्ट कर देगी। आज देश का विपक्ष अशोक जी दिखा दिया है कि देश का जो संविधान है, इसी को प्रणाम करना पड़ा आखिर में मोदी जी को। मोदी जी को रतन शारदा जी, रतन शारदा जी, मैं इनको याद करा दूं कि इनकी यूपीए गवर्नमेंट ने 9,000 लोगों के ऊपर एक दिन देश विरोध का केस चलाया था, क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। वो कौन सी धारा के अंतर्गत था, मुझे बताइए, कौन सी डेमोक्रेसी थी? इन्होंने बाबा रामदेव के एंटी करप्शन एजिटेशन के अंदर आधी रात को पुलिस भेजी, वहां पर लाठियां भांजी गई और एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। हमारी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलाकर जी प्लीज, कमलाकर जी प्लीज, कमलाकर जी प्लीज, मेरे डिबेट में ऐसा नहीं, आपको पूरा मौका दे उनको बात पूरी करने। नहीं कमलाकर जी प्लीज, कमलाकर जी प्लीज, आप स्टूडियो में नहीं, कमलाकर जी स्टूडियो में रहने का फायदा नहीं उठाइए प्लीज। उनकी बात स्टूडियो में रहने का फायदा नहीं उठा रहा। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया, उनको कहने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, अपनी बात पूरी कीजिए रतन शारदा जी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई एसआईटी ने मोदी जी को, अमित शाह को अगर एक्विट किया है, तो उसको भी ये नहीं मानते। यानी अगर आपके फेवर में जाएगी जजमेंट तो सही, आपके विरुद्ध जाएगी तो गलत है, उसी का जजमेंट को गलत कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि इलेक्शन कमीशन में जब तक कोई लॉ नहीं बनता तब तक हम रहेंगे। लॉ बन गया, अब इनको भी पसंद नहीं है। ओके, चलिए मेरे पास समय इतना, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपातकाल के सबक जो लेने चाहिए। और अगले 1000 बार उन्होंने कहा, खड़गा जी ने कहा, मुझे लगता है 1000 नहीं, 1,00,000 बार आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो काला दौर देश में ना दोबारा रिपीट हो। इसके लिए देश को उसके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। कल 50 साल होंगे आपातकाल को, और कल देश दिन भर जो है मुझे लगता है देश में चर्चा होगी, और 2 टूक में भी हम जरूर इस विषय को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार।